वेरी वॉर्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। इस सेशन में हम 50 डेज में 50 मार्क्स किस तरीके से हम obtain कर सकते हैं इन द पेपर्स ऑफ JIIB एग्ज़ाम, उसको हम देख रहे हैं थ्रू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ये इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार रिपीट हुए हैं, राइट। तो ये टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, यानी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारा का सारा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है एंड रिलेटेड टॉपिक्स जो आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको भी डिस्कस किया जा रहा है। तो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी है, रिकलेक्टेड क्वेश्चंस उनको डिस्कस करेंगे, ये कैसे क्वेश्चंस आए थे, व्हाट कैन बी द आंसर, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस एंड ऑल्सो आगे जाकर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जा सकते हैं वो भी हम देखेंगे। दिस इज डे 16 एंड इन दिस सेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 14, उसका सेकंड पार्ट दैट इज इन्फ्लेशन। ठीक है, बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द JIB एग्जाम देन डेफिनेटली आपको गाइडेंस कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज टाइम कम होता है कई बार, अभी तो टाइम कम है, चारों कंपोनेंट्स कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एंड इसके साथ साथ गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज द नोट्स द बुक जो है IIBF की वो उतनी ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रही होगी। तो यू कैन ऑप्ट फॉर द मास्टर कोर्स जो एडुटैप प्रोवाइड कर रहा है, IAFS AFM PPB RBWM चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड मास्टर कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ पर शॉर्ट वीडियोस एंड चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर रिविजन, शॉर्ट नोट्स आपको दिया जा रहा है एंड ऑल्सो एग्जाम के पहले लाइव क्लासेस के थ्रू रिवाइज करवाया जाएगा आपको। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ दिस मास्टर कोर्स। इसके साथ साथ हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। इन दिस लाइव क्रैश कोर्स यू विल सी कि जो रिकॉर्डेड वीडियोस वाला पार्ट है वो नहीं है, बाकी सब है। सो लाइव क्रैश कोर्स प्रेजेंटली चल रहा है, लाइव क्लासेस होते हैं इसमें, लाइव हम पढ़ाते हैं, लाइव आप डाउट्स पूछ सकते हो। तो आई होप यू विल बी टेकिंग गाइडेंस इफ देर इज़ अ रिक्वायरमेंट। यहाँ पर सिंगल जो कंपोनेंट्स है उनसे रिलेटेड भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है। प्लीज़ हरी अप, बिकॉज JIB 75 कोड यहाँ पर प्रेजेंटली लग रहा है, सो दैट यू गेट अ 75% डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट ऑफ दीज कोर्स। ठीक है, एंड इस सेशन में हम चैप्टर 14 मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन उसका पार्ट 2 है। तो मनी सप्लाई हम देख चुके हैं, अब इन्फ्लेशन वाला पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज इन्फ्लेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डेफिनेशन देखिए पढ़ते हैं। अरे सर पहले डेफिनेशन बता रहे हो सीधा सीधा, तो डेफिनेशन के थ्रू हम डेफिनेशन देख लेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इन्फ्लेशन इज। द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन refers to sustained rise in general level of prices of goods and services in an economy over a period of time। ठीक है, समझ में आ गया? ओके तो यहाँ पर क्या दिया गया है, द इन्फ्लेशन मीन्स अ सस्टेन्ड राइज। ठीक है, राइज इन जनरल इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस इंक्रीज हो जाना, प्राइस राइज को हम कहते हैं। बट ये प्राइस राइज किस तरह का होना चाहिए, देर आर सम फीचर्स ऑफ दिस प्राइस राइज। आज 100 रुपीज़ है, कल 200 रुपीज़ हो गया एक प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे। प्राइस राइज तो हुआ है तो इन्फ्लेशन होना चाहिए, बट देर आर सम कंडीशंस, देर आर सम फीचर्स ऑफ दिस प्राइस राइज। फर्स्टली इट हैज़ टू बी सस्टेन्ड। ठीक है, सस्टेन्ड होना चाहिए। तो सस्टेन्ड का मतलब है ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 3 मंथ 6 मंथ्स 1 ईयर। इसके साथ जनरल लेवल ऑफ प्राइस राइज, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ तो हम उसे इन्फ्लेशन नहीं कह सकते। लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का प्राइस इंक्रीज हुआ तब हम उसे इन्फ्लेशन कह सकते हैं। दैट इज कॉल्ड जनरल लेवल ऑफ प्राइस राइज। किसका, सिर्फ गुड्स का? नहीं, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, और वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 1 साल 2 साल, और वो भी सस्टेन्ड, इंक्रीज होता जा रहा है होता जा रहा है होता जा रहा है। ऐसे नहीं कि इंक्रीज हुआ कम हुआ इंक्रीज हुआ कम हुआ, ऐसे नहीं। सस्टेन मीन्स इंक्रीजिंग 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 इन अ सिंगल डायरेक्शन। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द प्राइस राइज। तो यहाँ पर सस्टेन्ड राइज तो हमने समझ लिया, तो जनरल लेवल का मतलब क्या है ये और एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। इफ यू हैव ब्रेड, इसका प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसे हम स्पेसिफिक लेवल ऑफ इंक्रीज इन द प्राइजेस कहते हैं। यहाँ पर सुपर मार्केट में सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज हुए, दैट इज कॉल्ड जनरल लेवल ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड सस्टेन्ड है, देन दैट इज नोन एज द इन्फ्लेशन। इज दैट क्लियर? नाउ टाइप्स इन्फ्लेशन के 2 है, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्लियरली समझिए इसको, यहाँ पर ये एप्पल वाला आ गया ठेले, और यहाँ जितने लोग हैं, लाइक 100 एप्पल्स की डिमांड है एंड 100 एप्पल्स जो है ये ठेले वाले सब मिलके सप्लाई कर रहे हैं। ओके, वॉट एवर इज द डिमांड उतना ही सप्लाई है। तो नॉर्मल डिमांड नॉर्मल सप्लाई, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो मार्केट जो है इक्विलिब्रियम में चले जाता है।
ये चीजें हम पहले देख चुके हैं। तो ये दोनों जहां पर इक्वल होते हैं वहां पर आपका कौन सा मार्केट क्लियरिंग प्राइस आ जाता है, यानी कि एक प्राइस जो कि बायर्स के लिए फीजिबल है एंड सेलर्स के लिए भी फीजिबल है, वो प्राइस आ जाता है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन कब होता है, प्राइस में वेरिएशंस कब आते हैं? वेन एवर द डिमांड इज मोर इन कंपैरिजन टू सप्लाई। डिमांड जितना भी हो, सप्लाई जितना भी हो, बट डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा है। लेट्स से डिमांड, अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक रिच पर्सन, वो बैंकर आ गया और फिर ही सेज कि आई वांट टू बाय ऑल ऑफ दीज एप्पल्स, आई वांट टू डू एन एप्पल पार्टी, तो फटाफट से मुझे दे दो, जितना भी प्राइस है, हाँ थोड़ा ज़्यादा लगा लो और मुझे दे दो। सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज इंक्रीजिंग द डिमांड। सप्लाई तो नॉर्मल है 100 एप्पल्स का, बट डिमांड इसने इंक्रीज कर दिया। ये कह रहे हैं कि 200 एप्पल्स मुझे चाहिए, तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई 200 तो 100 हमें लाने पड़ेंगे, सो यू हैव टू पे हायर प्राइस। तो ही सेज आई विल पे हायर प्राइस। तो यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो गया कि नहीं? वेन एवर द डिमांड इज हायर इन कंपेरिजन टू द सप्लाई, देन वी कैन से द प्राइस इंक्रीजेस एंड दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। सो डिमांड पुल, डिमांड उसे पुल कर रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है एंड प्राइस को पुल कर रहा है। अब क्या है, ये चीज एक और सिनेरियो में एप्लीकेबल है। लेट्स से एप्पल्स आ रहे थे ट्रेन से और ये ट्रेन का अनफॉर्चुनेटली डीरेल हो गई। तो ये गुड्स ट्रेन जो डीरेल हुई है उसकी वजह से एप्पल्स बर्बाद हो गए एंड दे कुड नॉट बी सप्लाइड टू द स्पेसिफिक मार्केट। तो यहाँ पे किस चीज पर इफेक्ट आएगा, डिमांड में या सप्लाई में? सप्लाई में ऑब्वियसली, बिकॉज सप्लाई कर नहीं पाए। तो डिमांड तो नॉर्मल है 100 एप्पल्स का, बट द सप्लाई हैज गॉन डाउन। 50 एप्पल्स है खाली, तो 100 एप्पल्स की डिमांड है। तो यहाँ पर 100 एप्पल्स खरीदने वाले लोग कहेंगे उसको नहीं, मुझे दे दो, मैं 2 रुपये एक्स्ट्रा, मैं 5 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा, मुझे दे दो। तो द प्राइस इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली, राइट? तो ऑलवेज वेन एवर द डिमांड इज हायर इन कंपैरिजन टू सप्लाई, तब हमारा प्राइस जरूर इंक्रीज हो रहा है एंड दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब नेक्स्ट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर लेट्स से एक प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहा है। यहाँ किस तरीके से प्राइस, जो फाइनल प्राइस है प्रोडक्ट का, लेट्स से कोई साबुन बना रहे हैं तो प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस कैसे डिसाइड होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट जितना भी लगा, लेट्स से 100 रुपीज़ प्रोडक्शन कॉस्ट लगा और उस पर प्रॉफिट 200 रुपीज़ इन्होंने जोड़ा, तो फाइनल प्राइस कितना होगा? 300 रुपीज़ होगा, isn't it? So final price is a combination of production cost and profit। अब यहाँ पर जो people work कर रहे हैं, लेबर हैं, दे आर ऑन स्ट्राइक के हमारा जो है सैलरी बढ़ा दो। तो ये कंपनी, ये भी थोड़ी कंजूस टाइप की है, तो वो सैलरी बढ़ाना नहीं चाहती, बहुत नेगोशिएशन होता है, फिर कहते चलो सैलरी बढ़ा देते हैं, बट इसको वो कस्टमर्स पे थोप देते हैं। सैलरी बढ़ाने पे ये 100 प्लस 100 लेट से 200 हो गया। तो ऐसे में उनको अपना प्रॉफिट कम करना चाहिए या फिर ऐसा कुछ, तो दे डू नॉट रिड्यूस देयर प्रॉफिट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस? कॉस्ट इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट तो सेम है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया यहाँ पर। अब फाइनल प्राइस पर इसका इफेक्ट आएगा कि फाइनल प्राइस विल बी 400 नॉट 300 लाइक बिफोर। ये 200 हो गया, ये 200 हो गया, तो ये 400 हो जाएगा। तो प्राइस इंक्रीज हुआ या नहीं? दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कंपनी को अगर कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है तो वो कस्टमर पे थोप देती है कि हाँ यू पे इट, बिकॉज हमें ज़्यादा लगा, यू हैव टू पे। तो कॉस्ट इज इंक्रीजिंग इन दैट मैनर, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इसमें एक और चीज़ किया जा सकता है, लेट्स से प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर बढ़ गया वेजेस में, तो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा कम कर लिया, लेट्स से 50 पे ले आए, तो ऐसे में द नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कम हो जाएगा, तो सप्लाई विल रिड्यूस इन कंपैरिजन टू द डिमांड। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो आ जाता है जहाँ पर सप्लाई कम हो गया, तो ऑब्वियसली देर विल बी हायर डिमांड एंड देर विल बी द प्राइस विल इंक्रीज। ठीक है, सप्लाई रिड्यूस हुआ तो इफेक्ट तो नहीं होना चाहिए, कहीं और से खरीद लेंगे, बट अल्टरनेटिव्स ही नहीं है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वर्क्स व्हेन देयर आर नो अल्टरनेटिव्स। लेट्स से एक एरिया है, यहाँ पर एक ही शॉप है, वहाँ पर साबुन इसी शॉप में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते, तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यू हैव टू बाय फ्रॉम देयर ओनली, सो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, अक्टूबर में पूछा हुआ है। विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन? थोड़ा डीपली पूछा गया। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कॉस्ट बाय सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट गुड्स और सर्विसेज विद सूटेबल अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। ठीक है, अभी अभी हमने देखा कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, तब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन काम करेगा। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज अ राइज इन द जनरल
प्राइजेस कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो राइट है। इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड, अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे, ज़्यादा पे करना चाहेंगे तो डिमांड बढ़ेगा। एंड इफ एग्रीगेट सप्लाई डज नॉट फॉलो सूट प्राइजेस विल इंक्रीज, एंड इसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन, लोगों का डिमांड ज़्यादा है पर सप्लाई सेम टू सेम जो है फॉलो नहीं कर पा रहा, उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन अक्कर होता है। एब्सोल्युटली। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI रिफ्लेक्ट्स द change in the level of prices of a basket of goods at the wholesale level, तो this we will study आगे जाकर इस सेशन में हम पढ़ेंगे, बट दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा हुआ है, एंड सो ए विल बी द राइट आंसर, that is a wrong statement, isn't it? Because suitable alternatives available नहीं है, then only cost push inflation can work। ठीक है, तो ये इज द राइट आंसर। नाउ मेजर्स क्या है इन्फ्लेशन के? प्राइस, इन्फ्लेशन को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला है प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स, ये प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कि आज किसी बास्केट ऑफ गुड्स का, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है, लेट्स से 100 रुपीज़, एक बास्केट लिया, इसमें बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज डाले, 100 रुपीज़ इसका प्राइस है। ठीक है, आफ्टर सम ईयर्स सेम बास्केट का प्राइस में क्या वेरिएशंस आ रहे हैं? ओके, इट कैन बी 400 रुपीज़, तो वेरिएशन कितना हुआ? 300 रुपीज़ का, दैट इज अ प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स में एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, उसका एक बेस ईयर में कितना प्राइस था, लेट्स से 2011-12 में फाइनेंशियल ईयर में कितना प्राइस था, इसको देखकर आगे एसेस करते हैं कि क्या उसके कंपैरिजन में वेरिएशंस आए हैं, एंड दैट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये बास्केट ऑफ गुड्स अलग होते हैं। लाइक कंज्यूमर्स के लिए फूड एंड बेवरेजेस, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, क्लोथिंग, फुटवेयर, पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स, मिसलेनियस, नेटफ्लिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये सारे हैं। अब इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये चीज़ अलग होगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए अलग होंगे ये बास्केट ऑफ गुड्स। लाइक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो एनर्जी, फ्यूल एंड लाइट वो यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वन थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव फूड एंड बेवरेजेस, वो तो रिक्वायर्ड है ताकि ये नरिश रहें एंड अच्छे से जो है काम कर सकें, एंड जो मशीन्स वगैरह उनको भी चला सके। सो दीज टू आर डिफरेंट बास्केट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, दैट इज वाई टू काइंड्स ऑफ प्राइस इंडेक्स होते हैं, जिसे पहले वाले को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, एंड द अदर इज कॉल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि एट द लेवल ऑफ इंडस्ट्री होता है। तो लेट अस सी टू लेवल्स पे, एक तो होलसेल लेवल पे। होलसेल लेवल क्या होता है? यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ एंड आफ्टर दैट दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू अ होलसेल मार्केट। ठीक है, होलसेल मार्केट में बहुत सारा, आपका जो शॉपकीपर है होलसेल मार्केट जाके सामान खरीद के लेके आता है, बहुत सारा बल्क में ही सामान देते हैं। दे डू नॉट गिव यू वन थिंग, रिटेल में नहीं देंगे, एक पेन दे दो नहीं मिलेगा, पूरा पैकेट का 10 पैकेट मिलेंगे ऐसा। ठीक है, तो दैट इज होलसेल लेवल। तो होलसेल लेवल पे ये प्रोडक्ट्स आते हैं। होलसेल लेवल पे क्या चेंजेस है प्राइसेस के, दैट इज WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब रिटेल लेवल, आपके घर के पास के शॉपकीपर शॉप में जो प्राइस चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रिटेल लेवल, एक पेन दे दो वाला। ठीक है, तो दैट इज CPI। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दिस इज WPI यहाँ पे कैलकुलेट होता है। इसके अलावा भी और भी प्राइस इंडेक्सेस है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो CPI जो है रिटेल लेवल पे एंड NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। बेस ईयर 2012 है इसका, 100 जो है यूनिट्स हम मानते हैं उस समय का जो आइडियल वैल्यू, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये बास्केट ऑफ गुड्स का वैल्यू जो है 100। ठीक है, इट माइट बी रुपीज और समथिंग, 100 जो है वैल्यू है, बट 100 से कितना इंक्रीज हुआ है CPI का वैल्यू, दैट इज चेक्ड डिफरेंटली इन रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, एंड इनको कंबाइन करके कंबाइंड जो है CPI कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके साथ साथ कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स भी है, जो कि फूड रिलेटेड ही जो है प्राइस में वेरिएशंस को कैलकुलेट करता है। अब देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन मीन्स इंडिया में अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स में ज़्यादा हो रहा है, कैन यू टेल मी? लेट मी शो यू द बास्केट ऑफ गुड्स पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस, पान, टोबैको, क्लोथिंग, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, मिसलेनियस, ऐसे। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस में? एक तो पेट्रोल में होता है, फ्यूल एंड लाइट, दूसरा फूड एंड बेवरेजेस। ओके, ऑनियन टुडे आज कुछ प्राइस है, टोमेटोस आज कुछ प्राइस है, टुमारो कुछ और ही प्राइस होगा उसका। ठीक है, तो दीज टू, इन दोनों में सबसे ज़्यादा इंक्रीज होता है। बट वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, इन चीज़ों को वो कंट्रोल में रखते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज ओनली कैलकुलेट कोर इन्फ्लेशन, कि इन दोनों के में वेरिएशन जो इन्फ्लेशन के है उनको कैलकुलेट करने की खास ज़रूरत नहीं है। बट इंडिया में मेजर इन्फ्लेशन इनके वजह से ही होता है, प्राइस राइस इनके वजह से ही होता है, तो उसको कैलकुलेट करना जरूरी है। तो कोर इन्फ्लेशन इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया,
इसके साथ साथ सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स एक है जिसको कैलकुलेट करने पर उसको इसके यूसेज से डीएनएस अलाउंस जो है दिया जाता है। तो मोस्ट ऑफ यू माइट बी वर्किंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर, तो आपको पता होगा डीएनएस अलाउंस। तो डीएनएस अलाउंस सीपीआई यानी कि कितना प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपका भी तो सैलरी बढ़ाना है, तो दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनएस अलाउंस कंपोनेंट ऑफ सैलरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब तो कैलकुलेट कैसे सीपीआई कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ देखिए मई 2021 का वैल्यू दिया हुआ है, मई 2022 का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो मई 2021 में कितना था 176.20, बट वो इंक्रीज हो गया। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द सीपीआई परसेंटेज, हमें कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल परसेंटेज कैलकुलेशन जैसा ही है कि इंक्रीज कितना हुआ है डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू, वॉट एवर इज द प्रीवियस वैल्यू, इंटू 100%। okay, this is how we calculate increase. How you will see increase कितना है 183.40 minus 176.20 डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू कौन सा है 176.20 इंटू 100%। ठीक है, तो अगर आप ये ढंग से कैलकुलेट करोगे तो 4.09 ऐसा कुछ आएगा आपका ये परसेंटेज। ठीक है, तो दैट इज द सीपीआई परसेंटेज। क्लियर है, इंक्रीज कितना हुआ वो देखना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, एंड इंक्रीज या चेंज कितना हुआ वो देखना है। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू सी कि कितना यहाँ पर जो है पहले का वैल्यू है इंटू 100%। ठीक है, तो इसी का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन क्वेश्चन पूछ लिया था मई में। सीपीआई वैल्यू फॉर दिसंबर 2022 189 है, परसेंटेज राइज इन इन्फ्लेशन -0.1% है। तो नवंबर 2022 में सीपीआई का वैल्यू कितना है, ठीक है, दिस इज नॉट जीडीपी बट सीपीआई का वैल्यू नवंबर 2022 में कितना है। ठीक है, तो ये चीज पूछी गई है। तो दिस हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ जो इंक्रीज है वो आपको देखना होगा कि 189 ये दिसंबर का वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है, एंड द वेरिएशन इज -0.1%। तो माइनस लेट्स से ये नवंबर वाला वैल्यू x है, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू नवंबर वाला है, इजंट इट। तो x हम लेंगे इंटू 100%। ये जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आंसर इज -0.1%। ये बता दिया कि इन्फ्लेशन का जो इंक्रीज रेट है तो -0.1% आ रहा है। बाकी चीज़ें कैलकुलेट करो, तो x का वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे कैलकुलेट करोगे सो विल बी गेटिंग द आंसर एज 189.19%। ठीक है, इफ़ यू सॉल्व x हियर, x यहाँ पे ले जाना है फिर इसको मल्टीप्लाई वगैरह, एंड फ्रॉम दैट यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 189.19। तो C विल बी द राइट आंसर। गॉट इट। तो अब बाकी एक तो सीपीआई देख लिया, अब डब्ल्यूपीआई एंड वन मोर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इज देयर, वो भी देख लेते हैं। तो डब्ल्यूपीआई में अगर हम देखें इट विल बी रियली क्लियर टू अंडरस्टैंड कि जो डब्ल्यूपीआई है ये होलसेल लेवल पर प्राइसेस के वेरिएशन को जो है चेक करता है। तो होलसेल लेवल पर अगर हम देखें तो प्राइसेस वेरी होते हैं बेस्ड अपॉन अ बास्केट ऑफ गुड्स। ठीक है, वो बास्केट ऑफ गुड्स भी देख लेते हैं। बट ये डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ईपीआईआईटी के द्वारा किया जाता है। बेस ईयर 2011-12 है। कमोडिटी ग्रुप्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, बास्केट ऑफ गुड्स में हमने देखा था प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड लाइट एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो इसमें से डब्ल्यूपीआई में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है वो भी पूछा गया है एग्जाम में, तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, ये हमने देख लिया। और इसके साथ फूड इंडेक्स एक है जो कि सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स का वेरिएशन कितना हो रहा है इन दिस पर्टिकुलर होलसेल लेवल वो चेक करता है। तो डब्ल्यूपीआई में वेरिएशन जो भी देखे जा रहे हैं उसका 24.4% जो है फूड वेरिएशन इसमें कैलकुलेट होते हैं। तो फूड इंडेक्स इतना पार्ट है। ऑल्सो देयर इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी में वेरिएशंस कितने कितने हो रहे हैं उस चीज़ को असेस किया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स है यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो वो माइनिंग यानी कि रॉ मटेरियल कितना यूज़ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कितना, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें क्या क्या वेरिएशंस हो रहे हैं, प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इस चीज़ को असेस किया जाता है। सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग का है। 2011-12 इसका बेस ईयर है, तो बेस ईयर इज इम्पॉर्टेंट। नाउ डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई को मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, हर मंथ कैलकुलेट करते हैं। देयर इज वन मोर वे टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। ओके, जीडीपी डिफ्लेटर इसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। लेट्स से दिस बास्केट ऑफ गुड्स 2011 में इसका प्राइस कितना है 1 200 नोट 2 200 नोट, तो 400 रुपीज है। देन देर इज अनदर बास्केट ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स नाउ
प्रेजेंटली इसका प्राइस कितना है, देखिए कितने नोट है यहाँ पर, 1 2 3 4 200 नोट्स। तो दिस बास्केट ऑफ गुड्स का जो फ्रूट्स है उसका प्राइस कितना है, 800, प्रीवियसली इट वाज 400। तो व्हाट इज द इंक्रीज, कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ, हाउ यू विल कैलकुलेट दिस, 800 बाई 400 करोगे तो आ जाएगा ना, इट विल बी 2, है ना, 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, एंड 2 रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज इन द प्राइजेस, इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज को हम, दिस इंक्रीज जो हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज कॉल्ड द जीडीपी डिफ्लेटर। कैसे भाई, कैसे जीडीपी डिफ्लेटर, तो यहाँ पर जो प्रीवियस प्राइसेस हैं, डू यू रिमेंबर, उसको हम क्या कहते हैं, रियल जीडीपी। प्रेजेंट प्राइसेस के थ्रू आप गुड्स की वैल्यू को अगर निकाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग बट नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय व्हाट, रियल जीडीपी। ओके, सो दैट इज द जीडीपी डिफ्लेटर। बट जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करना है तो हमेशा आपको जीडीपी, नेशनल इनकम को कैलकुलेट पहले करना है। तो इट टेक्स टाइम, एवरी 3 मंथ्स में ही ये होता है, क्वार्टरली बेसिस पर ही आपको ये कैलकुलेट करने को मिलेगा, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट जीडीपी एंड देन कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर। सो जीडीपी डिफ्लेटर क्वार्टरली, बाकी जो दोनों जो है मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू शुड रिमेंबर दिस, एंड दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, लाइक द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स आर रिलीज्ड डैश इन इंडिया, किस बेसिस पे, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, बायनियरली। तो वी नो मंथली बेसिस पे, बी इज द राइट आंसर। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेटेज इन द कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यूपीआई इन इंडिया। डब्ल्यूपीआई के कैलकुलेशन में इनमें से कौन सा जो है हाईएस्ट वेटेज है, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, नन ऑफ द अबव। ड्यूरिंग द सेशन हम देख चुके हैं, तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। एंड इसके साथ यहाँ पर आप पॉज करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज लेट अस नो ऑन 8146207241 या फिर hello@edutap.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।